हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 लाइफ साइंस को सॉल्व करने वाला हूँ, जो अक्टूबर के महीने में दिया गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन विद रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। तो सबसे पहले 3 MCQ है। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पर जो करेक्ट पेयर है उसको चूज करना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाउस लिजर्ड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो है सलाइवरी ग्लैंड्स कितने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रिलेटेड टू डाइजेशन दैट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं जो डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है सही नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन अ सिंगल वर्ड और इन अ सिंगल सेंटेंस। सिंगल वर्ड में देना है या फिर सिंगल सेंटेंस में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंशन वन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक फंक्शन लिखना है। तो इसका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। मतलब ये प्लांट की ग्रोथ का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब पौधे की ग्रोथ के लिए जो है ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ओड वन एंड राइट इट एमाइलेज, लिपेज, लैक्टेज, माल्टेज। तो आंसर होगा लिपेज। Question number 3, a pair of related terms is given below. On the basis of the relationship in the first pair, write the suitable word in the gap of second pair. तो यहाँ पर दो यहाँ पर रिलेटिव जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इनमें से एक में ऑलरेडी दिया हुआ है और एक में देना पड़ेगा। तो पहला है नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्विनन है। नॉन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो होगा लेटेक्स। तो और भी है तो यहाँ पर होगा लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग 4 टर्म्स वन इंक्लूड्स द अदर 3, फाइंड इट आउट एंड राइट इट। तो यहाँ पर एक ऐसा टर्म है जो बाकी 3 में उसको ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया है, लेकिन उसको निकालना है। तो आंसर होगा नेफ्रॉन, कलेक्टिंग ट्यूबल, रेनल ट्यूबल, मल्पियन कॉर्पस्कल्स। तो यहाँ पर जो है ये नेफ्रॉन का तीनों हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन 2 and 3 सेंटेंसेस। 2 या 3 सेंटेंस में जो है आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सिगरेट स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सांस लेने का जो सिस्टम है उस सिस्टम के लिए सिगरेट जो है बहुत ही हार्मफुल है। एवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को जो है साबित करना है। तो आंसर होगा सिगरेट निजाम तनफ्फुस के लिए बेहद नुकसानदायक है। यह फेफड़ों को बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है और नतीजा अक्सर फेफड़ों के कैंसर की सूरत में सामने आता है। मतलब फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां भी होती हैं। इसलिए अक्लमंदी यही है कि इस नुकसानदायक चीज़ को भी कभी भूलकर भी हाथ ना लगाया जाए। देखिए, जो भी स्मोकिंग करता है तो देखिए उसका फेफड़ा कैसा है और जो नहीं करता उसका फेफड़ा कैसा है। तो लॉन्ग टर्म में उसके लिए जो है बहुत ही हार्मफुल होने वाला है, लंग कैंसर होने वाला है और भी हार्ट रिलेटेड या लंग्स रिलेटेड जो है डिजीज होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फर्मेंटेशन प्रोसेस हैज इमेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो आंसर होगा शराब की तैयारी में, दही सरकाव वगैरह की तैयारी में, बिस्किट की तैयारी में, तजर्बे और अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले एथाइल अल्कोहल की तैयारी में। क्वेश्चन नंबर 3, एनाबोलिज्म इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कैटाबोलिज्म, एक्सप्लेन। तो एनाबोलिज्म जो है ये कैटाबोलिज्म के बिल्कुल एनाबोलिज्म ऑपोजिट है कैटाबोलिज्म के, एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इज एनाबोलिज्म। मतलब एनाबोलिज्म क्या है और कैटाबोलिज्म क्या है, ये मेटाबोलिज्म के 2 टाइप है।
एक है एनाबोलिज्म, एक है कैटाबोलिज्म। तो सबसे पहले एनाबोलिज्म देखते हैं, डेफिनेशन से हम लोग को समझ में आ जाएगा क्या ऑपोजिट है या नहीं। तो यह वह इस्तेहाला है, मतलब ये वह मेटाबॉलिज्म है जिसके दौरान छोटे और सादा अज्जा को मिलाकर कोई पेचीदा हयाती मुरक्कब तैयार किया जाता है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल चीज़ को जोड़कर कोई नई चीज़, कॉम्प्लेक्स चीज़ को बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तैयार किया जाता है। और इस अमल के नतीजे में जानदार के जिस्म के खुश वजन में, ड्राई वेट में इजाफा होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, नूरी तरकीब के दौरान पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सादा और छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर ग्लूकोज जैसा पेचीदा मुरक्कब तैयार किया जाता है और इसके नतीजे में पौधे की खुश्क वजन में इजाफा होता है। अब कैटाबोलिज्म देखिए, यह वह इस्तेहाला है जिसके दौरान किसी पेचीदा मॉलिक्यूल को तोड़कर सादा अज्जा में तकसीम कर दिया जाता है और इस अमल के नतीजे में जानदार के खुश्क वजन में कमी आ जाती है। देखिए बिल्कुल उल्टा है, उसमें छोटे छोटे सिंपल मटेरियल्स को जोड़कर जो है कुछ पेचीदा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इसमें पेचीदा कंपाउंड को तोड़ करके जो है सिंपल बनाया जाता है। तो बिल्कुल ऑपोजिट है ये। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अम्ल तनफ्फुस के दौरान ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सादा मुरक्कबात में तोड़ दिया जाता है, जिसके नतीजे में जानदार के जिस्म के ड्राई वेट में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो एक्सक्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जानदारों में। एक्सक्रेशन का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी में, जो भी जानदारों के बॉडी में जो बेकार चीज़ पैदा हो जाती है उसको बाहर निकालना है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रेशन। जैसे कि पखाना हो गया, पेशाब हो गया, पसीना हो गया, ये एक्सक्रेशन में आते हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिजम्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रेशन, चूँकि अखराजी मादे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसलिए अमल अखराज के जरिए इन चीज़ों को जिस्म से बाहर निकाल देने से जिस्म की हिफाजत होती है। क्योंकि ये जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो है ये क्या है, हार्मफुल है, इसलिए हमारे बॉडी को इस प्रोसेस से निकाल देना ही बहुत ही अच्छी बात है और जिस्म के लिए सेफ है। पॉइंट नंबर 2, ज़्यादातर जानवरों के जिस्म का ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस अमल के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है ताकि जिस्म में पानी का तवाज़ुन बरकरार रहे। पॉइंट नंबर 3, जानदार माहौल से जो अनासिर लेते हैं अमल अखराज के जरिए इनमें से ज़्यादातर अनासिर माहौल को वापस कर देते हैं, जिससे माहौल में इन अनासिरों का तवाज़ुन कायम रहता है, बैलेंस रहता है ये सारे एलिमेंट का। नंबर 4, पौधे से हासिल होने वाले बेशुमार अखराजी मादे मिसलन गूंद, रबर, अल्कोइड्स वगैरह इंसानों के लिए बेहद मुनाफा बख्श होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फिक्सेशन ऑफ CO2 ऑकर्स इन द लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लाइट इंडिपेंडेंट फेज में जो है CO2 का किस तरह से फिक्सेशन होता है। और इसमें और एक क्वेश्चन ऐड है, मेंशन 3 सिग्निफिकेंसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखना है। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, सबसे पहले CO2 स्टोमाटा के जरिए डिफ्यूज होकर पत्ती के अंदर मेसोफिल खुलियों तक पहुंचती है और आखिरकार खुलियों के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में दाखिल होती है। देखिए CO2 स्टोमाटा, CO2 मेसोफिल, यहाँ पर देखिए ग्राफ में दिखाया गया है। नंबर 2 क्या आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड RUDP से मिलकर के PGA नामी मुरक्कब बनाती है। मतलब PGA का मतलब होता है फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो देखिए इसका इक्वेशन जो है 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल RUDP जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो 12 मॉलिक्यूल PGA बनते हैं। 3 सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड ग्रुप के 3 इंपॉर्टेंट लिखना है। नंबर 1, नकल खून के वक्त, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त ये बात याद रखनी चाहिए कि एक ग्रुप का शख्स अपने ही ग्रुप वाले किसी भी शख्स को बगैर किसी खतरे के खून दे सकता है, मगर किसी दूसरे ग्रुप वाले खून देते वक्त बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, वरना नतीजे में मरीज की मौत हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, नकल खून के वक्त, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त हमेशा डोनर के खून के एग्लूटिनोजन
और रेसिपेंट के एग्लूटिनोजन को देखना चाहिए कि वह आपस में एक दूसरे के मुखालिफ ना हो। मतलब एग्लूटिनोजन मतलब एक तरह की प्रोटीन है जो हमारे खून में है। अब तीसरी इंपॉर्टेंस है एबियो इनकम्पैटिबिलिटी। जब दो इंसानों के खून के ग्रुप एक दूसरे के मुखालिफ हो, यानी अगर एक का खून दूसरे को चढ़ाया जाए तो वह आपस में तामुल करेंगे, तो ऐसे खून को आपस में एबियो इनकम्पैटिबल कहते हैं या इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 लाइफ साइंस को सॉल्व करके यह बताया। तो इसमें अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।